नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कनवा नगरी लाइव में। और कुछ खबरें मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। और जो खबर है सबसे बड़ी इस समय जो है चुनाव की खबर है। और कल जिस प्रकार से रिजल्ट अनाउंस हुआ है उत्तराखंड में, जो एक उपचुनाव हुआ था केदारनाथ विधानसभा सीट पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो आशा नौटियाल हैं वो जीती हैं। और उन्होंने हराया है कांग्रेस के मनोज रावत जी को। और आशा नोटियाल जी को लगभग 23,000 वोट उनको पड़े हैं। और वहीं पर जो है मनोज रावत जी को 18,000 वोट पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है और सबसे ज़्यादा जो बातें चल रही हैं इस समय, बातें चल रही है त्रिभुवन सिंह चौहान जी की, जो कि निर्दलीय वहाँ पर चुनाव लड़े थे और 9,000 से ज़्यादा वोट लेकर वो कहीं ना कहीं पूरी सुर्खियाँ उन्होंने बटोरी है। और त्रिभुवन चौहान जो कि लोकार्पण न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं। और पिछले मैं देख रहा था 1 साल से वो लगातार उस क्षेत्र में थे और वहीं से वो शायद वो निवास वहीं पर करते हैं। तो उनको पता है समस्याएं, और समस्याएं का तो अंबार लगा हुआ है। और इसमें उत्तराखंड के जो लोग धामी जिंदाबाद और कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी जीती है, या इसकी जीत का मुख्य श्रेय जो है, श्रेय सदा की तरह अभी तक जो चुनाव हुए हैं और जो चुनाव के बाद जो हालात हैं, वो श्रेय मैं तो यही कहूँगा कि मोदी और योगी को ही देना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी ने कुछ ऐसा किया नहीं है कि उनके आधार पर उनको वोट मिलता। अगर इतना उनको होता तो एक निर्दलीय प्रत्याशी 9,000 से ज़्यादा वोट ले जा रहा है। और दूसरे जो है कांग्रेस के मनोज रावत भी 18,000, अगर निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होते तो क्या हाल होता बीजेपी का, ये देखने वाली बात थी। और एक बार फिर से जो है बद्रीनाथ जैसे हालात इनके यहाँ पर हो जाते हैं। खैर, किसी तरह से इनकी जो है नैया डूबते हुए बची है। इसमें बीजेपी को, खासकर उत्तराखंड बीजेपी को कोई फख्र करने की बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके कारण ये वोट आपको पड़ा है, आपके कारण नहीं पड़ा है। ये वोट अभी भी जो है मोदी और योगी का जो इफेक्ट है लोगों के। अदरवाइज जो बहुत सारे लोग हैं और जो समस्याओं के आधार पर, या अभी जो इसी जो समीकरण जो अभी जो देखते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी, उसके आधार पर बात की जाए तो 18 और 9 27,000 वोट जो है लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट दिए हैं। ये आपको मान कर चलना चाहिए। तो बीजेपी को अभी भी, उत्तराखंड बीजेपी को काम करने की आवश्यकता है और काम करना चाहिए इन्हें, अगर आगे भविष्य में। क्योंकि मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति एक विकेट से जीतता है या एक रन से जीतता है ना, तो उस समय उसकी कमियों को नहीं पता लगता है। लेकिन जिस दिन वो एक विकेट से या एक रन से हारना शुरू कर देता है, तो फिर जो है तब पता चलता है कि कमियां कहाँ हैं। तो बीजेपी ये बिल्कुल भी ना सोचे कि उत्तराखंड की बीजेपी खासकर ये ना सोचे कि उनके कारण ये जीत हुई है। उनके कारण ये जीत नहीं होती। अगर उनके कारण जीत होती तो इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता। 5,000 वोट से जो है मनोज रावत हारे हैं। और त्रिभुवन चौहान जी ने एक अच्छी जो मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़े हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी, पिछली बार आपने देखा था बॉबी पंवार चुनाव लड़े थे टिहरी से, तो किस प्रकार से जन समर्थन और समर्थन जब ऐसा मिल रहा है तो इसके सीधे सीधे आप कारण देखिए ना, क्या कारण रहे होंगे कि इस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी को, ना उनके पास धन बल है, ना उनके पास बाहुबल है, ना उनके पास उतनी गाड़ियां हैं, ना उनके पास कुछ है कि वो प्रचार प्रसार कर सके। त्रिभुवन चौहान अकेले लगे थे वहाँ पर प्रचार करने में, और एक दो उनके जो साथी थे वो ही थे। बाकी जनता जनार्दन ने किस प्रकार से उनको वोट दिया, देखने वाली बात है। चलिए, शुभकामनाएं है त्रिभुवन चौहान जैसे लोगों को, कम से कम वो जो है जो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके सामने खुलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा सभी युवाओं से कहना है कि ये बिल्कुल जो है चापलूसी और ये छोड़िए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि भविष्य के, और अच्छे भविष्य के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। और उत्तराखंड के बारे में सोचिए कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है, उत्तराखंड में किस प्रकार से काम हो रहे हैं। कोटद्वार के हालात आपको पता ही है कि किस प्रकार से कोटद्वार के हालत है, और किस प्रकार से कोटद्वार में चुनाव होते हैं तो पूरा अमला यहाँ पर आ जाता है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, अनिल बलूनी जी के समर्थन में किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने डेरा जमा दिया था। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। उसी प्रकार से आपने देखा होगा विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, ऋतुभूषण खंडूरी जी चुनाव लड़ी थी, जीती थी, और उसका पूरा श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी की। तो यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटें जीती हैं। और मैं यहाँ पर ज़रूर आलोचना करता हूँ, यहाँ पर बीजेपी की आलोचना नहीं करता हूँ मैं, उनके कामों की। यहाँ पर जो यहाँ पर जो नेता हैं वो काम नहीं करते, मैं उनकी आलोचना करता हूँ। और जिस दिन काम करेंगे मैं कभी भी उनकी आलोचना नहीं करूँगा।
हाँ, अभी ये बीजेपी के विधायक हैं तो उन्हीं की बात की जाएगी ना, जब कांग्रेस की होगी तब कांग्रेस की बात करेंगे। तो वहीं पर ही आपको मैं बता दूँ कि योगी आदित्यनाथ के बराबर मैंने जो है मुख्यमंत्री नहीं देखा, और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर यूपी में सबसे पहली चीज़ जो सुरक्षा पे जो काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और 7 सीटें वो वहाँ पर जीते हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी का जो गठबंधन है, महायुति गठबंधन जो था, वो बहुत ही बड़े अंतर से जीता है। 288 सीट वहाँ पर हैं और बहुमत 145 चाहिए था, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर 132 सीटें उन्होंने जीती है। वहीं पर जो शिवसेना है, शिंदे शिवसेना है, उन्होंने जो है 57 सीटें वहाँ पर जीती, 41 सीटें एनसीपी को मिली है और अन्य को भी 4 मिली है। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे जो है 132 और 57 हो गए आपके 190 और 40, मतलब 240 से ज़्यादा उन्होंने सीटें जीती है। और वहीं पर अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ जो है 40-44 सीटें उन्होंने वहाँ पर जीती है। तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है वहाँ पर, और एक बार फिर से जो है बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस वो जो है एक बार फिर से जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रोनाउंस में गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने वहाँ पर बहुमत हासिल किया है। झारखंड में 81 सीट है और 41 जो है बहुमत के लिए चाहिए, और इंडिया गठबंधन को वहाँ पर 56 सीटें मिली है। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिबू सोरेन जी की पार्टी है, उनको सबसे ज़्यादा 56 सीटें मिली है, और कांग्रेस को 16 सीटें मिली। इस प्रकार से हो रहा है। और एक जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जिस प्रकार से आजकल वर्चस्व है, एजाज खान जी जो कि हैं एक, और उनके कहते हैं कि 75 लाख फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया में, और फॉलोवर्स होने के बावजूद वो जब चुनाव लड़े हैं तो उनको 155 वोट मिले हैं। आप बताइए एजाज खान को, तो बुरी तरह से वो हारे। वहीं पर ही जो है वर्सोवा सीट से चुनाव लड़े थे ये एजाज खान जी। वहीं पर जो अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति जो है वो भी चुनाव लड़े थे, और उनको भी वहाँ पर हार का सामना उनको करना पड़ा। और एक उपचुनाव लोकसभा का भी प्रियंका वाड्रा जी वायनाड से लड़ी थी, और 4 लाख से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीती थी। दोस्तों अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में इन दिनों क्रिकेट में बहुत कम देख रहा हूँ। जिस प्रकार से भारतीय टीम की जो स्थिति है वो लगातार, अभी न्यूजीलैंड ने जिस प्रकार से शिकस्त दी है, तो लेकिन कल जब मैंने देखा ये मैच देखा, सबसे पहले मैंने जो ये टेस्ट मैच चल रहा है और पर्थ में ये टेस्ट मैच चल रहा है, और पहली पारी में जब भारत 150 रन पर आउट हुई तो मैंने सोचा यार ये मैच का क्या होगा, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और जब भारत 150 पे आउट हुई है तो दूसरी जो टीम है वो 104 रन पे वो आउट हुई है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम और ऑस्ट्रेलिया के घर पर। उसके बाद जब भारत ने बैटिंग करी तो फिर तो काबिल तारीफ़ बैटिंग जो करी उन्होंने, मैं गूगल में ही देख रहा था, तो जो जायसवाल हैं हमारे नए प्लेयर, उन्होंने शतक मारा है, 170 रन के करीब उन्होंने मारे हैं। और वहीं पर केएल राहुल ने भी 70 से ज़्यादा रन उन्होंने मारे हैं, और विराट कोहली ने एक बार फिर से बढ़िया खेला है और 100 रन उन्होंने भी मारे हैं, अच्छे खासे रन उन्होंने मारे। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 से ज़्यादा का टारगेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया है, और अब मुझे लगता है कि तीसरा दिन है, 2 दिन में 500 रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जिस प्रकार से पीछे फिर वैसा ही हुआ, और 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी जल्दी वहाँ गिरा दिए। चलिए, अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से, भारतीय क्रिकेट फैन के लिहाज से। और जब टीम जब जीतती है तो हमारा भी थोड़ा उत्साह बनता है, और हम भी चाहते हैं कि जो है भारतीय टीम ऐसा खेले। और जब टीम इस प्रकार से खेलती है जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, तो फिर मोरल डाउन होता है, हम लोग भी जो है क्रिकेट से दूर हो जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है, और कल मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। फिल्मों की बात करें तो फिल्में तो आप आजकल आप देखिए ना, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की जाती है। कि अभी एक पिक्चर आई थी, शायद स्त्री आई थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको हाइप किया था कि ये फिल्म ऐसी है। मैंने देखी, लेकिन फिल्म कुछ नहीं थी, पता नहीं उन्होंने किस प्रकार से उस फिल्म में 400 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभी सिंघम चल रही है, दूसरी चल रही है। मैं हिंदी फिल्म से तो अभी थोड़ा मोहभंग हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा। जब मैं देखता हूँ कि अच्छे मतलब जो व्यूज़ आते हैं या अच्छे लोग, जब मैं देखता हूँ कि उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू, और बहुत ज़्यादा जब मैं देखता हूँ कि सारे चैनल ही जो है सोशल मीडिया में अच्छा बोल रहे, तब जाके मैं उस फिल्म को देखता हूँ। स्त्री को भी मैंने ऐसे ही देखा था, लेकिन मुझे कोई खास वो लगी नहीं थी। अभी चल रही है पिक्चर है वो, तो भूल भुलैया 2 भी मैंने नहीं देखी, सिंघम अगेन भी मैंने नहीं देखी। और जबकि उसमें मेरे एक बहुत अच्छे मेरे जो फेवरेट
अक्षय कुमार उसमें है, लेकिन फिर भी वो फ़िल्म मैंने नहीं देखी। अभी जो नई फ़िल्म आ रही है पुष्पा 2, उसका ट्रेलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और वो जो है ना भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रहती है, सबसे बड़ी बात है। और वो भारतीय जो उसमें ज़्यादा जिस प्रकार से आजकल हम हिंदी फ़िल्म देख रहे हैं, कुछ नहीं रहता उसमें, सिर्फ़ और सिर्फ़ वीएफएक्स दिखा रहे हैं और बाकी फ़ोटोग्राफ़ी रहती है, स्टोरी कुछ नहीं है। लेकिन अगर साउथ की फ़िल्मों में देखी जाए तो स्टोरी ठीक-ठाक चलती है उसमें और उसमें भी वीएफएक्स होते हैं, अच्छे स्टंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भारतीय जो संस्कृति है उसको लेकर वो चलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और बताइए आप ये वाला सेगमेंट मुझे चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।